है ना। तो 12th पहला चैप्टर इधर सॉल्यूशन है। एक्चुअली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है पूरा नाम चैप्टर का, लेकिन सॉल्यूशन के नाम से ही है। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे इसको एक और नाम से, वो है ऐसे, रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिडॉक्स 11th में था, रिडॉक्स रिएक्शन। और सॉल्यूशन पढ़ने से हम लोग थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, और है भी पढ़ना, है ना, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब। तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। और ये 3 चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। इससे पहले 2 चैप्टर और था इसमें, एक सॉलिड स्टेट और एक था सरफेस केमिस्ट्री। तो अब की बात, चौथा फिजिकल वाले बुक में एनसीईआरटी में डी ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और पांचवा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ना एक चीज और जोड़ेंगे हम लोग, थोड़ा पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि जेई वाले सिलेबस में थोड़ा थोड़ा है ना। और इधर में अब ऑर्गेनिक के तरफ आएंगे तो वहां पे जो है हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन से, हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, इसमें हम लोग साथ कर लेंगे जीओसी, है ना, हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स में। 8वां चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। और 9th नंबर चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और 10 नंबर चैप्टर जो है अमाइंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अमाइन है। और एक 11 नंबर चैप्टर जो है बायोमोलिकल, है ना, ये बायोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा है। बायोमोलिकल, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही मोटे मोटे तौर पे सिलेबस है। इसमें सिर्फ ये शायद अभी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे जेई के सिलेबस में है। सब चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो इग्नोर करने लायक था वो सिलेबस इग्नोर पहले से कर चुका है ना। मतलब 1-2 साल
पिछले साल का ही सिलेबस है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और था, पॉलीमर था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था 2 चैप्टर, यहाँ से वो हटा है। यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट रिमूव किया और मेटलर्जी था एक चैप्टर, वो हट गया है ना। तो वो सब थोड़ा पहले ही से कॉम्पिटिटिव नहीं था और ये सब था। इसमें अब जो ध्यान देना तुम लोग थोड़ा सा, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल मिलेगा। न्यूमेरिकल वाला ये 3 ही चैप्टर है, 1 2 3। तो न्यूमेरिकल इस बार बनाना है अच्छे से, इसलिए कि फिर तो ऑर्गेनिक इधर कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, तो 3 ही चैप्टर में बनाना है। तो शुरू से दिमाग में रहना चाहिए ये बात कि क्वेश्चन इसमें से न्यूमेरिकल वाला ढेर सारा बनाएंगे। तो अब जो है हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे सॉल्यूशंस, है ना। किसको कहते हैं सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब चीनी पानी, है ना। सॉल्यूशन तो चीनी पानी को ही कहते हैं, शरबत। अच्छा, किताब है आपके पास? यही इतना है ना कि कुछ और है? देखिए तो कुछ और है, यही है आने की। सॉल्यूशन अच्छा चैप्टर है, एकदम क्वेश्चन वाला, खाली क्वेश्चन खाली क्वेश्चन, है ना। न्यूमेरिकल, एक तरफ थ्योरी समझना है, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन, टॉपिक भी ढेर सारा है, हर टॉपिक का क्वेश्चन। मोल कंसेप्ट का क्या हाल है? सबका ठीक ठाक? किसको कहते हैं मोल? अब देखिए फिर से टेंशन हो गया इसको, मोल एक्चुअली में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करना होता है हम लोग। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन के डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कोई सॉल्यूशन के डिफिनेशन देना चाहते हैं आप अपने मन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या करना है? मिक्सचर, कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ, तो ये पूरी बात बोलना है ना। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, यदि आता है तो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? डिफिनीशन क्या है सॉल्यूशन का? तो होमोजेनियस मिक्सचर। चूंकि केवल मिक्सचर कहिएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी आ जाएगा और सस्पेंशन भी आ जाएगी, इसलिए केवल मिक्सचर नहीं। ठीक है, और नॉन रिएक्टिव बोलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 सबस्टांस को आप मिलाते हैं और वो आपस में रिएक्ट कर जाए तो सॉल्यूशन थोड़े ना बनेगा, वो तो कंपाउंड बना दे। जैसे कोई कहता है कि हम अमोनिया और HCl को मिला दिए सर और एक सॉल्यूशन बना दिए, बनेगा क्या? ये दोनों कंबाइन टू फॉर्म NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन जाए, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए नॉन रिएक्टिंग भी बोलना उतना ही इंपॉर्टेंट है। बड़े हाँ, सिलेबस लिख देना ही चाहिए, किताब में तो देखते ही हैं लिखा रहता ही है। इससे होता क्या है कि हमें कितना पढ़ना है ये जानकारी के साथ साथ में ना कितना हो गया है ये कॉन्फिडेंस लेवल बनाने में आपके साथ ही रहता है हमेशा। और चैप्टर कितना पढ़ना है वो तो वैसे ही याद रहना चाहिए, है ना। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक लिख दिए, और इसको चाहें तो एक नया नाम भी दे सकते हैं केमिस्ट्री का ब्रांच, जिसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री।
है ना। जैसे फिजिकल है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है, वैसे ही एक चैप्टर और बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के ही चैप्टर हैं बायोमोलिकल्स। यूनिफॉर्म हो जाइए सब जल्दी से। पुराना बात कितना काम आना है, मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स, जीओसी, इसको नहीं भूलना है ना। और यदि मजबूत होना चाहते हैं 11th में जो भी पढ़ रखे होंगे वो अपने से रिवीजन भी करिएगा। बस वो तीन चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, बस तीन ही चीज बताएं। और यदि डी ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आने चाहिए, ठीक है, जो आता ही होगा, तो बहुत भारी भारी चीज न है। तो चैप्टर है सॉल्यूशन। चैप्टर सॉल्यूशन, डिफिनीशन, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two, two or more than two, है ना। बोलने से ही लिखने की कोशिश करेंगे। नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस, नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस known as solution। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, कैसा सबस्टांस, इसको भूल जाते हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे आप होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरा का पूरा मिला हुआ ऐसा होना चाहिए जो एक समान हो। अब बोलिए इसको कैसे समझेंगे, तो चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं तो वो बराबर मीठा लगना चाहिए, गिलास के ऊपर लेयर से पी जाए या नीचे तक पिए बराबर मीठा लगे, वो वाला नहीं जो नीचे में चीनी बैठा हुआ है, तो वो फिर होमोजेनियस कहाँ हुआ, वो तो हेट्रोजेनियस हो गया, है ना। तो मिला हुआ ऐसा होना चाहिए कि पूरे गिलास में एक जैसा ही कंपोजिशन हो, तो उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में वही होता है क्या है कि ऊपर में सॉल्यूट पार्टिकल रहते नहीं है, नीचे सारे जाके बैठ जाते हैं, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस में आपको समझ में आना ही है कि सबस्टांस आपस में रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। इससे पहले की जानकारी जो 7वां 8वां में शायद आप पढ़ लिए हो, मिक्सचर दो तरह का होता है, कौन कौन सा, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह का होता है, कौन कौन सा, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। साइंस की शुरुआत ही यहीं से हुआ होगा, नहीं तो थोड़ा बता दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना होता है, ये जानना है अभी आपको। सस्पेंशन, होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो होमोजेनियस मिक्सचर है ना, जिसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, उसी को जनरली सॉल्यूशन भी कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। इसके पार्टिकल साइज
तीनों में डिफरेंस किस बात का है? तो एक पार्टिकल साइज 10 टू द पावर 10 मीटर और लेस देन 10 टू द पावर -10 मीटर, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 10 टू द पावर -10 मीटर हो या उससे कम हो, उसको ही सॉल्यूशन कहा जाता है। यदि पार्टिकल साइज 10 टू द पावर -10 मीटर से बड़ा और 10 टू द पावर -7 मीटर तक हो जाए तो पार्टिकल को कैसा कहा जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। कहां तक? अप टू 10 टू द पावर -7 मीटर। और इस सस्पेंशन में पार्टिकल साइज मोर देन 10 टू द पावर -7 मीटर, और वो है 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम। अप टू लिखे हैं, समझ गए ना सब? रेंज लिखे हैं 10 टू द पावर -10 मीटर से बड़ा और 10 टू द पावर -7 मीटर तक, और वहां 10 टू द पावर -7 मीटर से बड़ा। 10 टू द पावर -7 से बड़ा कौन होगा? 10 टू द पावर -8 की -6। कौन? तब तो सब होश में। ठीक है, अब होगा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल, दूध, ब्लड, मिल्क, है ना, चॉक वाटर। तो इधर में मेरा टॉपिक नहीं है, इसमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ना है, यानी केवल ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जानना है। लिख दिए? नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। नहीं हुआ? दो ही कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, वन इज सॉल्यूट, अदर इज सॉल्वेंट। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यही दोनों होमोजीनियसली मिक्स कर जाता है, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई चक्कर है क्या? तो दो तरह की बात आप जानिएगा। एक तो जो कम होता है, जानते होंगे, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, जो कंपोनेंट ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, है ना। तो 10 मोल शुगर, 1 मोल वाटर। अच्छा, मोल तो केमिस्ट्री हो जाता है, अभी जनरल बात, टेंशन देना नहीं चाहते हैं, समझा लेंगे सब बात। 10 किलो चीनी और 1 किलो पानी, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, ये बताना है। सॉल्यूट द कंपोनेंट which are lesser in amount, है ना, known as solute। the component
which are greater in amount known as solvent। कॉन्सेप्ट है, इग्नोर मत कीजिएगा कि हम जान ही रहे हैं। आप जान रहे हैं, उसी से सवाल पूछे हैं, सवाल का जवाब मिला क्या? 10 किलो चीनी 1 किलो पानी। बोलिए ना, सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सॉल्यूट वाटर है, ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? सॉल्यूट वाटर लगता है क्या आप लोगों को? अमाउंट में तो कम दिखाई दे रहा है ना? लेकिन क्या ऐसा है क्या वो सॉल्यूट है? पानी को सॉल्यूट कहिएगा क्या? देखिए, दो बातें, इसीलिए दूसरा डिफिनेशन का जरूरत है। द कंपोनेंट विच अंडरगो इन डिसोल्यूशन कॉल्ड एज सॉल्यूट। द कंपोनेंट which undergo in dissolution known as solute। the component which act as medium, the component which act as medium of dissolution, medium of dissolution known as solvent। समझे क्या? समझे क्या लिखे हैं? जवाब दीजिए ना, उसी से समझ आ जाएगा कि आप समझे क्या। कौन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट? एक बोरा चीनी, बोरा, एक बाल्टी पानी। पूछ रहे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट? वही है, 10 किलो चीनी 1 किलो पानी। तो सबसे पहला जवाब ये होना चाहिए कि सर ये तो होमोजेनियसली मिक्स ही नहीं करेगा। बताइए, एक बोरा चीनी घुल जाएगा क्या एक बाल्टी पानी में? तो पहला तो यहां पर यह बात है कि 10 किलो चीनी 1 किलो पानी में घुलेगा क्या? होमोजेनियसली मिक्स किया क्या? whenever they are not homogeneous mixture, how you can say they are solution। बात यहां पे खत्म। दूसरा बात सुनिएगा, बहुत बात करना है। एडवांस का क्वेश्चन इतना छोटा वो कंसेप्ट लेकर के लुढ़क जाता है, ऐसे ही कुछ कुछ करने लगता है। एक बार और सुन लीजिए पहले क्या लिखे। दूसरा डिफिनेशन, द कंपोनेंट विच अंडरगो इन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है घुलना, जो घुलेगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। बताइए कौन घुलेगा इसमें? चीनी घुलेगा कि पानी घुलेगा? चीनी घुलेगा, जितना भी घुल पाए। तो शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट। बोलिए सर, तो ऊपर वाला डिफिनेशन तो सुनिए एक बात, जब भी दो कंपोनेंट लिक्विड और सॉलिड हो, क्या क्या हो? तो सॉलिड इज ऑलवेज सॉल्यूट, सॉलिड इज ऑलवेज irrespective to the amount, irrespective to the amount। अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए फिजिकल स्टेट, यदि सॉलिड और लिक्विड है तो सॉलिड ही सॉल्यूट होगा। तो सर अमाउंट वाली बात कहां पे काम करेंगे? यहां तो दो बात लिख दिए। तो अमाउंट वाली बात जब दोनों लिक्विड है, जब दोनों गैस है, या फिर जब दोनों के दोनों कंपोनेंट सॉलिड है, तब ये बात करेंगे कि विच वन इज सॉल्यूट विच वन इज सॉल्वेंट बाय अमाउंट। यदि फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो सॉलिड इज ऑलवेज सॉल्यूट, सॉलिड इज ऑलवेज सॉल्यूट। यही यहां पर लिखता और यही लिखा था
10 मोल इथाइल अल्कोहल था और 2 मोल वाटर था, और क्वेश्चन की शुरुआत ही किया था। क्वेश्चन तो और भी था, लेकिन पहले बच्चा सॉल्यूट सॉल्वेंट जाने तब तो उसका आंसर अगला पार्ट में कर पाएगा। बताइए इसमें कौन सॉल्यूट और सॉल्वेंट है? तो 10 मोल इथाइल अल्कोहल ज्यादा है, सॉल्वेंट वाटर 2 मोल है सॉल्यूट, ये अंतर है ना। यहां पर दोनों इथाइल अल्कोहल और वाटर पानी ये दोनों लिक्विड है, तो अमाउंट के हिसाब से हमने जज कर लिया कि सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। लेकिन दोनों के यदि फिजिकल स्टेट चेंजेज है, लिक्विड और सॉलिड है, तो सॉलिड ही सॉल्यूट होगा इररिस्पेक्टिव टू द अमाउंट, क्योंकि तभी सॉल्यूशन बनेगा। जो घुलने वाला है हमेशा सॉलिड कम ही रहेगा। क्लियर है? कब देखना है अमाउंट से, कब देखना है फिजिकल स्टेट से? सॉलिड लिक्विड रहेगा सर तो सॉलिड ही सॉल्यूट होगा, और यदि दोनों लिक्विड रहा तो फिर अमाउंट। इसलिए दो डिफिनेशन है। बच्चे के दिमाग में ज्यादातर भाग में रहता है कि वाटर तो हमेशा सॉल्वेंट ही होता है, वही बात को पकड़ के ये क्वेश्चन गलती करवा लिया। और क्वेश्चन तो एडवांस का था, मतलब इतना ही नहीं था, क्वेश्चन आगे भी था, लेकिन पहले तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का निर्धारण करे। जहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट पुट करना है वहां सॉल्यूट का अमाउंट पुट कर दीजिएगा, सवाल बनेगा कभी? तो सॉल्वेंट सॉल्यूट के निर्धारण करने में हम लोग दो चीज देखेंगे, एक तो सॉलिड लिक्विड देख लेंगे, सॉलिड ही सॉल्यूट होगा, और यदि दोनों के दोनों क्या रह गए, लिक्विड गैस या फिर सॉलिड ही रह गया, तो फिर अमाउंट। दो सॉलिड वाला एग्जाम्पल दीजिएगा, कोई सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड है? हाँ, कॉपर और कॉपर और गोल्ड। हाँ, कॉपर और गोल्ड हो गया। एक्चुअली में बच्चे ठीक ही कर रही है, 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड वगैरह में कॉपर मिला रहता है या सिल्वर मिला रहता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे। लेकिन उसका डिफाइंड एग्जाम्पल से एलॉय, जितने भी एलॉय हैं दे ऑल आर द सॉल्यूशन। ब्रास, ब्रॉन्ज, कांसा, पीतल, स्टेनलेस स्टील, ये सॉल्यूशन है। खोज रहे हैं आप तो सॉल्यूशन का मतलब चीनी पानी समझते या ग्लूकोज पानी समझते हैं, लेकिन ब्रास ब्रॉन्ज भी सॉल्यूशन है। दे ऑल आर होमोजेनियस मिक्सचर। तो एलॉय अमलगम ये होमोजेनियस मिक्सचर है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला आते हैं वहां पे। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ में आ गई बात, जो हम कहना चाहे वो समझ में आई बात। यही बच्चा सब गलती करता है, शुरुआत में अमाउंट ही सिर्फ जान रहा होता है, क्योंकि 7 से जान रहा होता है, तो ये कॉन्सेप्ट उस पर भारी होता है दिमाग पे, अमाउंट से ही सेपरेट कर लेता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बच के क्या, एक लाइन वहां पे लिख भी दें कॉपी में तो चलेगा। नोट में इफ द components of solution is solid and liquid, then
solid is always solute irrespective to the amount, irrespective to the amount। बाकी सब जगह पे वो डिफिनेशन चलेगा, सिर्फ यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड जो सबसे ज्यादा आप जान रहे थे उसी के अंदर की बात है। नहीं, पढ़ाने के दरमियान थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आप लोग फोकस करिएगा, खाली क्वेश्चन पे नहीं कि क्वेश्चन में बन गया, कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, है ना। तो उसको ज्ञान कहते हैं, और वो थोड़ा आ जाने से ना खराब समय में भी काम आ जाएगा। अगर खराब समय में काम आ जाएगा, जैसे कुछ टफ चीज सीखना है, सोचना है, तब सोच लेगा आदमी, क्योंकि कॉन्सेप्ट है उसके पास। बढ़े। अब देखिए सॉल्यूशन में कुछ टर्म मिलेगा, टर्म मिलेगा ऐसे, आप जानते भी होंगे और कहेंगे तो हम लिख भी देंगे। सम टर्म, पहला टर्म, पहला दूसरा लिखने बच्चा जैसा लगता है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ भाई? हाँ, सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट, टू सब्सटेंस, जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन है केवल चीनी और पानी, तो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं। हालांकि ये बोलना ऊपर ऊपर से सही है, पानी में ही सिर्फ पानी नहीं है, जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें NaCl है, MgCl2 है, वो तो खुद ही एक सॉल्यूशन है। तो दो ही कंपोनेंट में, दो पानी में ही 5 कैल्शियम मिनरल एडेड नहीं, सब लगाते हैं कितना सारा कुछ उसमें ऐड करने के लिए। जो केवल पानी है वो तो बैटरी में पड़ता है, इन्वर्टर वाले बैटरी में, है ना। तो जो पानी हम लोग पी रहे वही सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे कहेंगे वाटर प्लस शुगर। कैसा एग्जाम्पल है? बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच two substances are there. Example, sugar, वाटर। माइक्रो लेवल पे डिस्कशन करेंगे तब फिर बात नहीं बनेगा। वाटर खुद ही एक पॉलिनरी सॉल्यूशन है, पॉलिनरी सॉल्यूशन। अब जैसे बाइनरी सॉल्यूशन को ऐसे डिफाइन किए, पॉलिनरी सॉल्यूशन को डिफाइन कर देंगे जिसमें मोर देन 2 और 3 सब्सटेंस। 3 वाले को टर्नरी कहते हैं, लिख ही देते हैं, पैटर्न समझ जाइएगा। टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन। शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, पॉलिनरी सॉल्यूशन, जिसमें 3 से ज्यादा कंपोनेंट है। जैसे ORS वाला घोल, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन, कैसा एग्जाम्पल है? पॉलिनरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। सिमिलरली आगे देखने को मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे जी? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। ब्रैकेट में एक्चुअली में एक्वा लिखा रहेगा, AQ,
समझ जाना है खुद ही से कि उसमें सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। अब जैसे देखो केमिस्ट्री है तो यहां पर KOH एक्वस ऐसे लिखा हुआ है, मतलब क्या समझिएगा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस KOH, है ना। वाटर इज ए सॉल्वेंट, KOH सॉल्यूट होगा। अल्कोहलिक सॉल्यूशन, पैटर्न समझना है, अब ये लैंग्वेज बन जाएगा सॉल्यूशन का। इथेरियल सॉल्यूशन, बात एक ही है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन मतलब क्या बोलिएगा, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज, अब तो बोलना चाहिए तुम लोग को। अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल जनरली सॉल्वेंट रहता है, C2H5OH। अब देखना कहीं पर केमिस्ट्री में तुमको मिलेगा लिखा अल्कोहलिक ऐसे ALC, अल्कोहलिक KOH, मतलब C2H5OH प्लस KOH। C2H5OH में KOH मिला हुआ है, तब अल्कोहलिक KOH। लिखिए, लिखते रहिए, ऐसा ना कि छूट जाए तो पीछे से फोटो खींचने लगिएगा, वो सब नहीं करिए। लिखिए, लिखने में कंसंट्रेशन बनता है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक जिम्मेदारी होता है जी। आप लोग उसमें मजाक करने लगते हैं, अच्छा मेरा छूट गया तो हम अब फोटो खींचेंगे। ये नहीं कि 2 लाइन छोड़ के लिखना शुरू कर दें फट 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 और सर से आगे लिख दें। ठीक है, इथेरियल सॉल्यूशन कहीं पे लिखा है, तब सॉल्वेंट कौन होगा, ईथर। जनरली ये सब ना ऑर्गेनिक में मिलेगा, हमेशा रिएजेंट ऐसे ही लिखा रहता है, KOH एक्वस, KOH अल्कोहलिक, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो वो इथेरियल सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज ईथर। ये आपको कोई समझाता नहीं है ना, इसलिए हम लिख दे रहे हैं मैग्नीशियम यहां ब्रैकेट में ड्राई ईथर, सोडियम ब्रैकेट में ड्राई ईथर, and dry ether is a solvent in which magnesium is there as a solute, है ना, तो इथेरियल सॉल्यूशन कह सकते हो उसको। दो तीन बात आप लोग जानते भी होंगे। उधर में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब सम टर्म है सॉल्यूशन पढ़ने के लिए। किसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हाँ नो मोर सॉल्यूट एडेड, है ना, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट एडेड, सैचुरेटेड, जिसमें मोर एंड मोर सॉल्यूट एडेड अनसैचुरेटेड। लेकिन उसमें जोड़ना चाहेंगे अब 12th में आप, इसमें लिखना पड़ता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नो मोर सॉल्यूट एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो सॉल्यूशन को सैचुरेट कहेंगे। और आपका भी डिफिनीशन अब सैचुरेट कर गया, बस इतना लिख दीजिएगा, है ना, केवल उतना बोल के छोड़ना नहीं है। नो मोर सॉल्यूट एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, लिख दिए। लिखना है, हमें कोई जल्दी नहीं है,
ये छोटा बड़ा सब होता है, आप रोक करके लिखिएगा, ऐसे नहीं कि छूट गया सर अब तो हो गया, अब अगले दिन लिखेंगे, आज फोटो खींच लेते हैं, ये सब न सोचना है आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा ऐसे समझ भी लो कि ये सॉल्वेंट है, बीच में जो जगह बनाते हैं हम लोग जी, वो क्या बताता है, ये सॉल्वेंट है, तो बीच में ये खाली जगह है वो क्या है, नहीं नहीं हम पूछ रहे हैं कि वो है क्या, हाँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, इसीलिए एक पार्टिकल बनाए यहाँ पे और यहाँ स्पेस छोड़े, प्लस ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं 10-20 पार्टिकल, ठीक है, ये सॉल्यूट बना देते हैं। ये निशान को पहचान रहे हैं, कौन सा निशान है, रिवर्सिबल का निशान दिए है ना, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व होता है, इसका क्या मतलब है, तो इसका बेसिक मतलब है कि इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में सॉल्यूट ऑक्युपाई कर गया, जगह ऑक्युपाई कर लिया, इसी को बोलते हैं मिल गया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं ये जो सॉल्यूशन बनाए हैं, वो सॉल्यूशन फोटो देख के कैसा लग रहा है, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड, सब मिलके बोलो, देखो समझो, क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, वो सॉल्वेंट था ये सॉल्यूट था, बन गया सॉल्यूशन, हम फोटो दिखा के पूछ रहे हैं आपसे कि इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड, क्यों बोलेंगे अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये सब जगह खाली है, इसी जगह को भर देंगे तो इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, सैचुरेटेड। ये हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, हर जगह ही भर गया। सुनना, ये किसी कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिखना है, यदि टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो तो यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो और पार्टिकल इसमें इंटर कर जाएगा, इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर बोल देना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, in which more and more solute added at constant temperature called as unsaturated solution, और जिसमें गर्म कर कर के और सॉल्यूट ऐड किया जाता है, छोड़ देने से ठंडा होकर क्रिस्टलाइन बन जाता है, उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे चीनी वाला चाशनी है ना, उसको क्या किया जाता है, चीनी पानी को और गर्म करते हैं और गर्म करते हैं, चीनी को और घुलाते जाते हैं और घुलता है चीनी, और जब छोड़ देते हैं गर्म करना तो वो सब जम के मिश्री बन जाएगा, नहीं, दैट इज सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। बस ये तीन बात कितने अच्छे से तो समझ आ गया, कहाँ जा रहा है सॉल्यूट पार्टिकल समझ आ गया, तो लिख देते ये तीन बातें। solution in which no more solute added at constant temperature
known as सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इंट्रोडक्शन है ना सॉल्यूशन चैप्टर का। मेरा इंट्रोडक्शन तो तुम लोग लास्ट तक लेते रहेगा। ये सर क्वेश्चन थे दिसंबर में 2025 में, सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ना। हमारा इंट्रोडक्शन होगा लास्ट डे कि अब बताइए कि इंट्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ 11-12 का। अब देखो इसको थोड़ा और मैच्योरनेस के साथ डिफाइन करें। रिवर्सिबल का भी साइन दिए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? तो बताओ सॉल्यूट यदि और इसमें डिजोल्व कर देते इस सॉल्यूशन में जहां कोई स्पेस है नहीं, तो वो सॉल्यूट रिटर्न बैक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सॉल्यूशन में घुलेगा कहां? सॉल्यूशन में जगह कहां है? इंटरमोलकुलर स्पेस तो है नहीं, तो वापस सॉल्यूट ही बन जाएगा। सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कीजिएगा और सॉल्यूट नीचे बैठ जाएगा, दे विल प्रेसिपिटेटेड। तो ये जो दो तरह का रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। और बैकवर्ड रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। तो एट द सैचुरेशन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन है ना, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना। एट द सैचुरेशन the rate of dissolution बराबर rate of precipitation। the rate of dissolution बराबर rate of precipitation। फोटो वोटो बना दीजिएगा। चैप्टर्स को ना पकड़ के समझना होता है एकदम पूरी तरीके से। यही बात आगे चल के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है चैप्टर में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट है चैप्टर में, और हम उस कंसेप्ट को समझा देंगे यही फोटो से। इसलिए अभी समझ के रखना है ना, क्यों बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, क्यों फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, वेपर प्रेशर क्यों लोवर्ड हो जाता है, ये सब मात्र इतना फोटो समझने से हम बता देंगे, सब यहीं पे। इसी वजह से बता रहे हैं कि ये है हल्का, इसको समझिए, अच्छे से समझिए कि आखिर इंटरमोलकुलर स्पेस सर क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल कहां जा रहा है। यूनिफॉर्म कहने का भी मतलब देखिए यही है, ऐसा नहीं है बिहार में जैसे रेलवे का हालत है कि इंटरमोलकुलर स्पेस एगो पार्टिकल घुसने का और दो चार चार गो पार्टिकल घुसा दिए, ऐसा नहीं कुछ किए। सब जगह यूनिफॉर्म एक एक पार्टिकल ही दिए, ठीक है। तो रेलवे वाला मैटर कुछ नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कुंभ वाला मेला वाला भीड़ न है, यहाँ पे लगाना भी नहीं है। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड किसको कहते हैं ये समझना है। चैप्टर में एक ठो कंसेप्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझा दें, अभी समझ में आ जाएगा। उस चैप्टर में कहा यह गया है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट जब मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, पढ़ना ये सब है हम लोगों को। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, सुनिएगा, मेरे तरफ देखिए, इधर कॉन्सेप्ट क्या समझना है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट
बढ़ जाता है। जैसे कि आपको कहा जाए कि आप 100 ग्राम पानी को बॉईल कीजिए तो 100 डिग्री, और 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी मिला करके बॉईल कीजिए, तब बताइए बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। चलते फिरते ये नॉर्मल आम इंसान आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आप कहिएगा 100 डिग्री से ज्यादा होगा। अब हो सकता है 101 डिग्री हो, 102 डिग्री हो। यही कैलकुलेट करना इस चैप्टर का थीम है कि कितना सॉल्यूट मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा। समझ रहे हैं? बढ़ेगा क्यों, यहां से समझते हैं हम लोग फोटो से। इसको बॉयल कर रहे थे, है ना, सॉल्वेंट को बॉयल कर रहे थे, यानी पानी को बॉयल कर रहे थे, 100 डिग्री पे बॉयल हो गया था। ठीक है, पानी में कुछ मिला दिए आप, मान लीजिए चीनी का पार्टिकल है, इसको मिला दिए। अब इसको बॉईल कीजिएगा तो क्या 100 ही डिग्री पे बॉईल करेगा? तो सुनिए ना, बॉईल करने का मतलब था कि जो पार्टिकल है ना, इस दोनों को दूसरे को दूर करके वेपर बना देते हैं। लिक्विड को क्या बना देते हैं? वेपर। इससे क्या होगा, ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर होगा। अब यहां पे जब आप गर्म करना शुरू किए तो पार्टिकल को दूर ही करना है, तो पार्टिकल तो पहले से सटा हुआ ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है इसमें, तो इसको और गर्म कीजिएगा तब ना दूर होगा। तो हो सकता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री हो, 105 डिग्री हो, ये डिपेंड करेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू इट, कितना इसमें पार्टिकल आपने मिला के रखा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा। लेकिन ये फिक्स है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। तो देखिए छोटा सा फोटो से समझ आ गई बात। दूर करना है पार्टिकल को, पार्टिकल का डिस्टेंस कम गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया, इसलिए और हीट करिएगा तब पार्टिकल दूर होगा। सॉल्वेंट सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना यही सब है। कितना बढ़ जाएगा ये न्यूमेरिकली हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, अभी तो टर्म है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? सॉल्यूशन इन विच more and more solute may added at constant temperature। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हालांकि सुपर सैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक तो बात जान लीजिएगा तो क्या जाता है। सॉल्यूशन इन विच more and more solute added by increasing the temperature है ना, जिसमें और सॉल्यूट मिला दिया गया है टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के, तो ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। चैप्टर में केवल बाइनरी सॉल्यूशन ही हम लोग को पढ़ना है ना, चीनी पानी नमक पानी वाला ही कॉन्सेप्ट लेना है। हालांकि चीनी और नमक और पानी तीनों मिला भी दिया जाएगा तो कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोल है।
लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और कोई टर्म जो तेरे दिमाग में चल रहा है, हमारे दिमाग में अभी तक न आया है, और कोई टर्म जो तुम्हारे दिमाग में था वही वही हम लिखे। देखिए लग तो रहा है। दो टर्म और आता है सॉल्यूशन में, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जितना सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व होना चाहिए था उतना नहीं, फीका है सॉल्यूशन, दैट इज डाइल्यूट है सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जितना डिजॉल्व होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में ही है, कंप्लीट अल्कोहल नहीं है वो, 100% नहीं है वो, उसमें भी 50%, 55%, 48%, 40% बाई वॉल्यूम लिखा रहता है, लेकिन लोग उसको और डाइल्यूट करते हैं। समझ रहे मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो सॉल्यूशन है उसमें और पानी मिला दीजिए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, है ना, और पानी नहीं मिलाइए तो उसको कहिएगा कंसंट्रेटेड। ठीक है। अब 5% इथाइल अल्कोहल या 5% H2SO4 लिखा है कहीं पे, और दूसरे जगह पे 95% H2SO4 लिखा है, किसको डाइल्यूट बोलना है, 5% वाले को बोलिएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच solution in which solutes are lesser in proportion, solution in which solutes are lesser in proportion, concentrated solution, solution in which solutes are greater in proportion, example 5% H2SO4 aqueous solution और 90% H2SO4 aqueous solution। तो हम लोग 5% वाले को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट, और इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। कहने का मतलब है कि ये दोनों कॉम्परेटिव शब्द है, एक 5% और 15% रहता या 25% ही रहता, तो इसके कंपैरिजन में ये था कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। 90% तो आपके दिमाग में जल्दी से बात जाए इसके लिए, लेकिन कहीं पे 15% लिखा हुआ है, 15% इथाइल अल्कोहल, और कहीं पे ऐसे एक्वस 35% लिखा हुआ है C2H5 एक्वस। अब इसी में पूछा जाएगा कि कौन डाइल्यूट है और कौन कंसंट्रेटेड है, तो ये डाइल्यूट है और ये कॉन्सेंट्रेटेड। लिखने का एक तरीका ऐसे भी है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, कंसंट्रेशन लिखते हैं। यानी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एक कॉम्पैरेटिव शब्द है, एक दूसरे के कंपैरिजन में कहा जाता है।
हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये था टर्म्स, मतलब ये सब टर्मिनोलॉजी है, सॉल्यूशन के पहले लिखा मिलेगा। बढ़ जाए, पेज बदलेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप, और ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है यहां पे? टाइप, सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा, कौन सा का मतलब है कौन से फिजिकल स्टेट का, और उसके एग्जाम्पल्स। टाइप 1 गैसियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? गैसियस सॉल्यूशन। इतना खराब का लिखा था। गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, तो सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन कहें। सॉल्यूट लिक्विड बट सॉल्वेंट इज गैस, तब भी सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूट इज सॉलिड, सॉल्वेंट इज गैस, तब भी सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन ही कहें। देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचिएगा मन में, एग्जाम्पल छोड़ दिए आपके लिए। पहले तो ये जानिए कि सॉल्यूशन गैस गैस में भी मिलाएं तो सॉल्यूशन ही कहलाएगा। लिक्विड को गैस में मिलाएं, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, गैसियस सॉल्यूशन ही कहेंगे। सॉलिड को गैस में मिला दें तभी सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन ही कहेंगे। ठीक है, ठीक है। किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसको गैसियस सॉल्यूशन कह रहे हैं? क्योंकि सॉल्वेंट गैस है। यानी कोई कहता है गैसियस सॉल्यूशन को डिफाइन करिए, तो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस नोन एज गैसियस सॉल्यूशन। तो कितना तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए तुम्हारे मन से? अब बताओ, कुछ मन नहीं करता है तब यही सब गड़बड़ है। लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, तीन तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए। यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा? तो फिक्स्ड क्या होगा? लिक्विड। यहां बदल दो तीनों, गैस, लिक्विड लिक्विड,
ये अपने से घर पे जाओ ना, तब लिखो लिखो उस बात को, इसके लिए इस तरह से फॉर्म कर रहे हैं। और ये सॉलिड और ये लिक्विड। ठीक है, एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन। क्या फिक्स होगा इसमें? सॉल्वेंट इज सॉलिड, ये गैस। ये लिक्विड और ये सॉलिड। ये सॉलिड और ये सॉलिड। यानी सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, और गैस सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। तुम लोग कितना सॉल्यूशन के बारे में जान रहा है इसमें? एग्जाम्पल बोलते जाना। पहला एग्जाम्पल, पहला का एग्जाम्पल गैस बोलेगा केमिस्ट्री वाला क्लास में बैठ के, गैस बोलेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ना बोलेगा यार, केमिस्ट्री वाली क्लास में हो। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन एयर, गैस बोलेगा केवल। बोला गैसीय सॉल्यूशन का एग्जाम्पल गैस। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन एयर है इसका एग्जाम्पल। तो एयर इज ए सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। हाँ देखो तो हवा बोला है। एयर, एयर भी तुम्हारे मदद के लिए लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला दी प्लस हीलियम नियन आर्गन भी मिला दी। क्या? और कौन एग्जाम्पल जानता है? तुम लोग जो जानता है, कौन एग्जाम्पल जानता है? और दिमाग नहीं काम करता है तुम लोग। लिक्विड, लिक्विड का एग्जाम्पल तुम लोग जानता ही नहीं आज तक। C2H5OH प्लस वाटर। सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल नहीं जानता है, शुगर प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर। तो जितना जानता है वही तो पूछ रहे थे, बाकी जो नहीं जानता वो लिख देंगे। और कौन जानता है? हाँ अभी अभी बात हो रही थी सॉलिड, सॉलिड का एग्जाम्पल LOI, सॉलिड सॉलिड, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील। इसमें जो जो ज्यादा रहता है वो सॉल्वेंट, जो कम रहता है सॉल्यूट। और कौन एग्जाम्पल जानता है? अरे दिमाग पे जोर डालो रे, जोर डालने के लिए ऐसे पढ़ते पढ़ाते हैं। लिख देंगे डेढ़ हो जाएगा। चलिए लिख दिए थे सर, हम उतार लिए। कपूर जानता है? कपूर सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? सॉलिड है। वो एयर में रखा रहता है, सॉलिड एयर में रखा रहता है। बोले सर रखिएगा तो वेपर बन के उड़ते रहे, तो कौन सा पार्टिकल उड़ेगा? कपूर का ही पार्टिकल न उड़ेगा। तो कपूर तो सॉलिड है, और वो पार्टिकल कहाँ उड़ रहा है? एयर में। तो कपूर प्लस एयर, कपूर सॉलिड, एयर गैस। तो कैम्फर और नाइट्रोजन गैस, कैम्फर और ऑक्सीजन गैस, कैम्फर और एयर किसका एग्जाम्पल है? तुम लोग सब जानता है, सोचता ही नहीं। ऐसे ही केस में होता है कि आप अपने आप को जानो कि कितना जानते हो। क्लोरोफॉर्म जानता है तुम लोग? क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है,
क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है। अरे रूमाल पर रख करके देखता ना ट्रेन में, जाते समय सुंघा देता है क्लोरोफॉर्म, बेहोश हो जाता आदमी, पैसा वैसा ले लेता है। वो जैसे परफ्यूम टाइप का होता है उस तरह का लिक्विड होगा। ऐसे परफ्यूम कहना हमारे लिए उचित नहीं है, चूंकि वो फोम अलग, अलग क्लासिफिकेशन है। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है। और उसको एयर में मिला दें, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन इसलिए लिखा जाता है ना कि नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव है। ऑक्सीजन नहीं लिखना चाहिए इसलिए कि वो सभ्य से रिएक्ट कर जाता है, तो रिएक्टिव है। तो यहां पर क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस। और बताओ गैस लिक्विड का एग्जांपल, गैस लिक्विड का एग्जांपल, गैस लिक्विड का एग्जांपल। ठंडा पीने के लिए कहे तो तुरंत तुरंत लाइए लाइए। ठंडा किसका एग्जांपल? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो नहीं क्या जान रहा था, क्या नया इसमें हम बता दिए? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये ठंडा कार्बोनेटेड वाटर कह सकते हैं आप। क्या? कार्बोनेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक। जान ही रहे थे। अब बताओ गैस सॉलिड। बस यही दो नहीं जानते, बाकी सब जानते थे। यही दो हमें बताना था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजनेशन वाला रिएजेंट याद होगा, तो हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम लिखाता था ऐसे। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के सरफेस पे लिखाता था, या फिर निकेल के सरफेस पे लिखाता था ऐसे। बस। और एक नहीं जानता तुम लोग के दिमाग में कम रहता है, दैट इज लिक्विड सॉलिड अमलगम। अब आज से रहेगा, दोनों ऐसे जगह पे लिखा हुआ है कि एलवाई अमलगम एक साथ आ गया। अमलगम समझता है? सोडियम प्लस Hg, मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है ना, और सोडियम मेटल है, सॉलिड होगा। सोडियम के पार्टिकल सॉलिड होंगे, तो सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड कौन सा? मरकरी। मरकरी तो लिक्विड ही मेटल है। किसी के साथ मिला दें Sn प्लस Hg, है ना, क्या हो गया? रिएक्शन। रिएक्ट नहीं करेगा सोडियम मरकरी, मरकरी से रिएक्शन नहीं करेगा। कौन? सोडियम को कम रिएक्टिव बनाने के लिए ही मरकरी ऐड कर देते हैं। सोडियम अकेले नहीं है, यहां पे मिक्सचर की बात कर रहे हैं, है ना। सोडियम को कम रिएक्टिव बनाने के लिए कहां रखते हैं? मरकरी में। और ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? बोलो ना रे, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? अमलगम। सोडियम प्लस Hg, जिंक प्लस Hg, किसी के साथ Hg मिला दीजिएगा, इसको क्या बोलना है? जिंक अमलगम। Sn प्लस Hg क्या बोलिएगा? तीन अमलगम, है ना। Hg जिसमें मिला दीजिएगा, द मिक्सचर इज कॉल्ड अमलगम। बोलिए मुंह से एक बार, अमलगम। क्या मिलाने से बनेगा? किसी भी मेटल में मिला सकते हैं आप, किसी भी मेटल में मिला सकते हैं। कौन कौन दो चार इसमें याद रखने वाला हुआ? 9 गो है ये सब मिला करके। एक तो ये जानकारी है कि सॉल्यूशन जो हम लोग चीनी पानी समझ रहे थे, सिर्फ वही नहीं होता। सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, जिसके फिजिकल स्टेट गैस गैस हो, लिक्विड गैस हो, सॉलिड गैस हो। यदि सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। और यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। याद रखने वाला एग्जांपल दूगो ये ट्रिक लगा लेना, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। दूगो ये, बाकी यदि नहीं रहता है तो
तो मतलब कि अच्छा नहीं है ना, पढ़े लिखे वाला बात। वही दो, दूगो दूगो चार। कितना टाइप का सॉल्यूशन है समझ में आया? 3 टाइप का सॉल्यूशन है। फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का। समझ आया बात? सॉलिड और लिक्विड रहेगा, C2H, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस वाटर। सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही होगा। ठीक है, बढ़िया है। अब टॉपिक में मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। यही वो कंसेप्ट है कंसंट्रेशन वाला जिसमें मोल कंसेप्ट आ जाएगा। कंसंट्रेशन मेजर करना मतलब अमाउंट मेजर करना सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन के अंदर। मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी मेजरमेंट ऑफ अमाउंट। अब ये अमाउंट ग्राम में भी मेजर होता है, मोल में भी मेजर होता है, वॉल्यूम में भी मेजर हो जाए। तो मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसके वजह से आप डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कह रहे थे, इसमें जो कुछ टर्म है सुनिएगा कैसे कैसे मेजर करते हैं। पहला, परसेंट बाय मास। छोटा W बाई बड़ा W। बनाइए हेडिंग, बनाइए हेडिंग, परसेंट बाई मास। कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए परसेंट बाई मास, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of solution known as परसेंट बाई मास। W बाई W लिखते हैं, W एक छोटा लिखिएगा एक बड़ा लिखिएगा।
एक छोटा W एक बड़ा W, दोनों W बराबर मत कीजिएगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस चीज में, ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ नोन एज परसेंट बाई मास। देखो जैसे एग्जाम्पल कहीं पर लिखा है 40% NaOH एक्वस सॉल्यूशन बाई मास, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 40 ग्राम of NaOH present in 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। देखो इससे कितनी बात निकल के आती है, पहले देख लो फिर हम समझ देंगे आपको। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है, बोलो ना जी। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम है, 100 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 40 बराबर 60। समझ में आ रहा है? एक इंफॉर्मेशन यहां लिखा है, इससे इतनी सब बातें समझ जाएंगे। सॉल्वेंट कौन है इसमें, सॉल्वेंट कौन है इसमें, वाटर। लिखिए लिखिए the amount of solute in gram present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्वालेंज परसेंट बाई मास। देखिए कोई बहुत बड़ा शब्द है ये, एकदम से छोटा सा शब्द। बड़े अब देखो परसेंट बाई मास, परसेंट बाई मास निकालना हो तो फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100।
वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जैक्टली देखो तो सैंबल में ही इतना सब कुछ लिखा हुआ है कि अलग से फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है नहीं। परसेंट बाई मास लिखते ऐसे ही है। बोलो स्मॉल डब्लू ऊपर बाई है, बिग डब्लू नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यही तो लिखा हुआ है, तो इसके फॉर्मूले भी तो याद नहीं करते। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। बताइए आंसर। $40 of KOH dissolved in 400 ग्राम of water. Calculate percent by mass of solution. जल्दी से। अब इसमें क्या रखा है बताइए ना। अरे गलती बताइएगा चाहे सही बताइएगा, लेकिन कुछ बताइएगा तब सीखिएगा। कितना आया? 10% नहीं आया किसी को? हम्म ना। कितना भारी क्वेश्चन है, तुम लोग तो इतना सोचने लग गया इसमें यार। हम तो मजाक मजाक में दिए। परसेंटेज बाय मास फॉर्मूला ऊपर में ही लिखा हुआ है। क्या क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट का वेट KOH है सॉल्यूट। नीचे क्या लिखना है हम लोगों को? वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या सॉल्यूशन बना है? KOH और इनटू 100। नहीं तो परसेंट बाय मास सॉल्यूट का वेट 40 है और सॉल्यूशन 400 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 100। 40 बाई 440 इंटू 100 है ना? कितना आ रहा है? 9.09। 9.09%। जो 10% लाए हैं
इतना ही बात के लिए इतना समझा रहे ऊपर से कि सॉल्यूट का अमाउंट बटा सॉल्यूशन का अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट और वाटर का अमाउंट में अंतर है, सॉल्वेंट अलग बात है, सॉल्यूशन अलग बात है, यही तो समझा रहे हैं। और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से देते हैं। दें, लिखिए, लिख ही देते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज of benzene and carbon tetrachloride if 22 ग्राम benzene is dissolved in 122 ग्राम of CCl4, ये आपका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इन टेक्स्ट का। और पढ़ने के दरमियान आपको ये बता दें, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन तक इसलिए ही पहला दिन पहुंचाएं कि आप लोग कम से कम ये किताब तो बना दीजिए, मतलब मिनिमम, कम से कम। इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में कितना क्वेश्चन होगा? 40 41 गो क्वेश्चन, और इंटेक्स में 20 गो होगा, यानी 60 गो क्वेश्चन है। ये भी एक एक करके यदि आप नहीं बनाएंगे तब गड़बड़ है। 100 क्वेश्चन जेई का बना दीजिए, 60 गो क्वेश्चन इसका बना दीजिए। बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या फिर जेई एग्जामिनेशन, यही 3 काम ना करना है हम लोगों को, कोई 2 ही करिएगा आप लोग। तो बिहार बोर्ड के लिए तो कुछ करने की जरूरत होता नहीं है, तो ऐसे ही कर लेते हैं सब। लेकिन जेई के लिए तो कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा, और जो जाना ही चाहिए। अब बोलिए इसका आंसर। हल्ला गुल्ला नहीं, बदमाशी नहीं, वो सब नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन दिए, बनाइए। अब देखो, यहीं से शुरुआत लेना है न्यूमेरिकल का, और जो तुम शुरू ही नहीं करना चाहोगे, जब शुरू ही तुम ही नहीं करना चाहेगा तो क्या अपने आप बन जाएगा क्या? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, मात्र 3 बात यहां ध्यान में रखना है। इतना आसान क्वेश्चन, एकदम 5th-6th क्लास वाला। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, जैसे कि पढ़ा करते थे। बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 22 ग्राम बेंजीन डिजोल्व इन 122 ग्राम CCl4। बेंजीन और CCl4 दोनों ही लिक्विड ही होता है, बेंजीन और CCl4। नहीं भी होता है, यदि नहीं लिखा है तो हम ज्यादा क्यों सोचें, बेट ज्यादा सोचना था, वहां पर हम पानी को अलग कर चुके हैं। ठीक है, बेट ऑफ सॉल्यूट लिखना है सॉल्यूट लिखें, बेंजीन लिखना है आप बेंजीन लिख दें। कम बेंजीन है, देखो ना कितना ऐसा क्वेश्चन है, ऊपर नीचे भी करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, यहां पर तो इतना आसान था ये। कितना ग्राम है? और बेट ऑफ CCl4 कितना ग्राम है? 122 ग्राम। टोटल मिला के कितना हो गया बताओ? 144 ग्राम, 144 ग्राम। अब ये पूछ रहा है क्या? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन W/W,
तो 22 ग्राम बटा 144 इंटू, बोलो कितना परसेंट? सबको एक आया है, मतलब इतना ही आया है। और पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ CCl4 भी पूछ रहा है। तो इसमें क्या ही करना था, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट की भी जानकारी तो रखना नहीं। कै परसेंट होगा? 122 बटा 144 इंटू 100 है ना। एगो पीछे कोई भाई साहब बेटा कह रहे हैं सर दो दूनी 4 काट दें, बोलो नहीं कटेगा नहीं। हाँ, वैसे नहीं कटता है। कितना आ रहा है? भागा तो जल्दी से, तो 84.7 आ रहा है। यही आना चाहिए था क्या? आप लोगों को लग रहा है कि यही आना चाहिए था? 12200 डिवाइड बाई 144, 84.72। देखिए तो दोनों मिल करके 100 के करीब में पहुंच रहा है क्या? 15 पॉइंट। इसीलिए बोले थे सबको एक थोड़े ना आएगा, सबका कंपनी अलग अलग ना है डिवीजन अपने थोड़े किया है। 15.27 है ना, थोड़ा सा कंपनी में डिफरेंसेस है सबका, है ना। 15.28 और वो 72। अब देखिए दोनों जोड़ के 100 आ रहा है क्या? यही आना चाहिए था। जब आप परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, दो ही चीज है उसमें, तो दोनों जोड़ के 100 ही तो आना चाहिए। आ तो गया। इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं था, केमिस्ट्री का सिर्फ मॉलिक्यूल था, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कुछ नहीं था इसमें। हाँ तो ठीक ही है, अब अगले दिन इसके आगे पढ़ते हैं, है ना। परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम,